बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच टीवी की खुसूसी काविश गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान के नाम से गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इकॉनमी के मसाइल को लेकर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इन्फ्लेशन के जो असरात हैं वो आम आदमी तक पहुँच रहे हैं और लोग जो हैं वो दो वक्त की रोटी के लिए तरसना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मौजूदा हुकूमत यही प्लान लेकर आई थी कि हमने महंगाई मुकाओ, गुर्बत मुकाओ और जो पिछली हुकूमत है उससे जान छुड़ाओ प्रोग्राम देना है। लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसके असरात तमाम खित्ते पर मुरतब हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान पहले ही मुआशी मसाइल का शिकार इलाका है और वहाँ पर इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहीं से इनकम जनरेट होकर यहीं से पैसे वहाँ जाने हैं और वहाँ से जो हमने इनकम जनरेट करनी थी और जो मामलात उन लोगों के लिए चलाने थे वो भी हम मुकम्मल तौर पे नहीं चला पा रहे। और पिछली हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे और जो इकॉनमी के असरात हैं, यहाँ पर जितने असरात हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर उसके कितने असरात डेवलप हो रहे हैं, किस तरह के मामलात चल रहे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब शम्स अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा उबूर रखते हैं। शम्स अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह आप देख रहे हैं दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, डॉलर की कीमत जो है रोज़ बढ़ती चली जा रही है और हम देखते हैं कि रोज़ 1 रुपये का इजाफा होता है, पैसों में इजाफा नहीं होता बल्कि 1 रुपये का इजाफा होता है। और यहाँ के हालात इतने दिगरगूं होते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई, मामलात ख़राब हो गए, मुआशी अदम इस्तेहकाम आ गया, सियासी अदम इस्तेहकाम तो था ही था। इसके गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आप क्या असरात देखते हैं, क्योंकि यहाँ की मैशियत, यहाँ का सियासी अदम इस्तेहकाम गिलगित बल्तिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम और मैशियत के ऊपर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जी देखें एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, पाकिस्तान जो इकानमी है इसके साथ जो बुनियादी मसला है हमारा, ऑलरेडी भी हमारी 1-2 प्रोग्राम में डिस्कशंस हुई हैं जी। एक सस्टेनेबिलिटी का इशू है। सस्टेनेबल मींस लॉन्ग टर्म इकनॉमिक ग्रोथ हो जो सस्टेन करे फॉर 10 to 15 ईयर्स हो और वो इम्पेक्ट करे आपकी इकॉनमी पे भी। सेकंड जो इशू है वो इंक्लूसिवनेस का। इंक्लूसिवनेस मींस कि आप कुछ शायद बड़े शहरों या अर्बन सेंटर्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आप मुख्तलिफ लाइक वी कैन से रोड पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप इंक्लूसिवनेस के आपके जब पास जिस तरह के टूरिज़्म के जो सेक्टर्स हैं बड़े बड़े जिसमें पोटेंशियल है, लाइक गिलगित बल्तिस्तान है आपके पास, KP में इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके, इस पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये इंक्लूसिवनेस है कि आपका जो मुल्क है पूरा एक ही बार उठे साथ साथ। आप सेंटर्स पे करते हैं, आप अपने जो बेशक कर्जे लेते हैं, जो चीज़ें लेते हैं वो सेंटर्स पे इन्वेस्ट करके तो उसका रिटर्न नहीं होता। यही वजह है कि जो ही आप जो कर्ज़ों की प्रोडक्टिविटी, अगर आप कर्जा, पहली बात है कि किसी भी मैशियत को लिए अच्छा नहीं होता। रिसेंट आप पोजीशन देख लें सभी का, श्रीलंका का भी क्या हालत हुई है कि उनका जो टोटल GDP है, आई थिंक एनुअल इनकम है जो उसका 119% जब उनका कर्जा पहुंचा तो वो फिर भी कर्जे ले रहे। सेम लाइक जो बिग 6 इश्यूज जो बयान कर रहे हैं श्रीलंका के, पाकिस्तान के भी उससे बिल्कुल मैच कर रहे हैं वही। अच्छा, आप कर्ज़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, हमने भी बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हैं और जो मौजूदा हुकूमत है वो इस महंगाई की बुनियाद और वजह कर्ज़ों को ही बताती है कि उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए और फिर उनको यूटिलाइज़ नहीं किया गया। किस हद तक इस बात में आप देखते हैं कि सदाकत है या ये एक सियासी स्टंट है या इल्ज़ाम तराशी है? देखिए, कर्ज़ों का महंगाई पे इम्पैक्ट अल्टीमेट तो एकदम तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। देख, कर्ज़ों के लिए यूटिलाइजेशन है कि कर्ज़े किधर जा रहे हैं। आज तक जो हमने कहें कि जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे आम लोग जिसे आप महंगाई कहते हैं, इसको कर्टेल करने के लिए सब्सिडी का निज़ाम जैसे रमज़ान में आप दे देते हैं जी, ये 50 अरब रुपए फेंक दिए जी, ये पेट्रोल के लिए आपने सब्सिडी दे दी, जो कि अभी ख़त्म भी करनी है, ये सारी चीज़ें। आप अगर इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देखें तो इस वक्त आप दुनिया में तकरीबन $50 बिलियन की इंपोर्टिंग नेशन है। आपकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री में पहली बार 25 या $30 बिलियन विद सर्विसेज मिला के आई आपकी तो ये $20 बिलियन का तो ये आपका 2022 3-4 बिलियन डॉलर का ये आम तौर पे ये डेफिसिट रहता है, ट्रेड डेफिसिट। यानी कि आप अपनी इकॉनमी से $20 बिलियन आप दे रहे हैं
सही, ठीक है, यही तो सामने सामने है। उसमें आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, आप एक फूड वी कैन से प्रोडक्शन नेशन थे, आप अब फूड इंपोर्टिंग नेशन बन गए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी शौकत तरीन साहब जिसका बार बार जिक्र करते रहे, आपकी सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है वो पेट्रोल की है, $17 बिलियन। उसके बाद आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो फूड की है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ईडेबल ऑयल है आपका, जिसे मुख्तलिफ हैं, इसमें आपके पाम ऑयल है, आपका ये है, आपका ओलिव ऑयल है, मुख्तलिफ जो ऑयल्स बाहर से आप देखें कि आपके घर में ज़्यादातर मोस्टली जो ऑयल्स हैं उसके या इनपुट्स हैं या वो पूरा ऑयल जो है वो इंपोर्ट हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। जिस तरह के पाम ऑयल का हमारा $2.5 बिलियन हम इंडोनेशिया से कर रहे हैं, अराउंड बिलियंस ऑफ डॉलर हम मलेशिया से मंगवा रहे हैं। तो देखें ये डॉलर्स आउट ही हो रहे हैं, डॉलर्स आउट हो रहे हैं, दोनों बातें हो रही हैं। इसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट जिसे ट्विन डेफिसिट आप कहते हैं वो भी साथ चल रहा है, और साथ आपके महंगाई भी मल्टीप्लायर हो रही है, क्योंकि आप जब भी इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़ तो जाहिर है वो महंगी बेचनी पड़ेगी, उस पर टैरिफ होंगे। आप देखें, आप सबसे ज़्यादा जो ऑयल है और जो इंपोर्टेड जो फूड आइटम्स हैं, ज़रा अगर आप ग्रॉसरी करते हैं तो आप उनका मंथ टू मंथ किया करें, उनका रेज करने का आप देखें कैलकुलेशंस उनकी अराउंड 10, 15, 20 और बातों का 25 to 30% वो रेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अपना हमारा यहाँ एक कहीं इंडस्ट्रियल एक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल एक आपका एक फाउंडेशन चाहिए इस नेशन में, आपकी खुद अपनी चीज़ों पे रिलाई करना है। आपने अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के जो पॉलिसी साज हैं उन्होंने क्या किया है, जिसे कहते हैं कि इंपोर्ट सब्सिट्यूट कहते हैं, कि जब आप देखते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री वीक है, हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उसमें आपने उस इंडस्ट्री को कवर करने के लिए नीचे आपने बेस बनानी होती है, इंडस्ट्री बेस। तो पॉलिसी साजों में तो किसी जगह ऐसे नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ या इंक्लूसिवनेस की तरफ जा रहे हैं। जो भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो आके सबसे पहले वो कहता है कि जी, उसे पूछते हो आप बैठेंगे प्रोग्राम में, कोई भी एंकर या एनीवेयर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूछेंगे IMF के पास लाज़िम व मलज़ूम है जी, IMF के पास जाना फ़र्ज़ है। आप मुसलमान नहीं रहेंगे अगर IMF के पास। उन साहब को कहें सर आप क्या करेंगे अगर IMF के पास जाना है, तो कर्जा तो आप किसी को भी दे देंगे, फंड्स खर्च कर लेगा, जो कभी भी मैं कहता हूँ कि फिजिकल डिसिप्लिन तो हमारा हिस्ट्री में नहीं रहा। किसी ने पूछा कि वो पहले उन्होंने $8 बिलियन मुस्लिम लीग ने लिए, PTI ने इसी तरह रिव्यू करवाए, आई थिंक 6 रिव्यू वो लेके गए, 7th ये जारी है। आज तक किसी ने नहीं पूछा वो पैसे किधर गए, कहाँ खर्च हुए, क्या किया, किस तरीके से उनकी यूटिलाइजेशन क्या हुई। मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातें होती हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, ख़ासकर जैपनीज़ हो गए या कोई यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़, मेरी उनसे बातें, जापान भी कर्ज़े लेता है, कर्ज़े लेती हैं नेशन, लेकिन कर्ज़ों की एक यूटिलिटी है कि उन्हें कहाँ आपने खर्च किया, कि उन्होंने पे बैक किया अपनी इकॉनमी को नहीं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं, जिसमें आप देख लें, आपने बिजली का जो है सर्कुलर डेट है वो अभी तकरीबन 2400 बिलियन पाक रुपीज़ पे पहुंच गया अभी। अच्छा शम्स साहब, आपने इंपोर्ट के हवाले से बात की, तो इसके हवाले से मैं बात करता हूं, लेकिन मैं एक पहले सवाल करना चाह रहा हूं आपसे कि आपने पाम ऑयल के हवाले से भी बात की। आपने कहा कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेस बनानी पड़ेगी, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, दहाइयों से ही नज़र नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान में क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो हमारी इकॉनमी के अंदर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें? देखें, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान तो एक आपका सियात के एतबार से बहुत पोटेंशियल एरिया है। उसके अलावा एग्रो इंडस्ट्री वहाँ लग सकती है। देखें वहाँ के जो फल हैं, जिस तरह आपकी चेरी है, वहाँ बड़ी डेलिकेट, वहाँ एक सेब होता है पर्टिकुलर, शायद दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है जी, उसका मुख्तलिफ मकामी नाम भी अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसके अलावा वहाँ की खुबानी, ये मुख्तलिफ चीज़ें बड़ी उन्हें अच्छी पैकिंग चाहिए, नफासत चाहिए। अगर आप इंपोर्ट कर सके, नहीं इंपोर्ट करते तो आप वहाँ एग्रो इंडस्ट्री लगाएं, एग्रो इंडस्ट्री लगा के तो आप वहाँ से आप यही है उसका पल्प या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन में। अब ऑप्शंस हैं, चॉकलेट बनाएं, आप क्रीमें बनाएं, मुख्तलिफ चीज़ें। आमतौर पे आप जहाँ भी जाते हैं, आप भी अपने इलाके में जाएं, आपको अपने फल ज़मीन पे पड़े हुए नज़र आते हैं। सड़कों पे हमारे जो बड़े कीमती फल हैं, ये दुनिया के किसी मुल्क में ये काम नहीं होता। हम अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं, जिसे रिसोर्सेज मैनेजमेंट। दुनिया में पाकिस्तान रिसोर्सेज इन रिच मुल्क है।
दुनिया में कोई चीज़ नहीं है उसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान के पास नहीं है, और दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसका रॉ मटेरियल जापान के पास है। उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। सही, जापान के पास उसका प्रोडक्ट की बेस ही नहीं है उसके पास, लेकिन वो इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, मेहनत करते हैं, वैल्यू एडिट करते हैं। बांग्लादेश के पास कॉटन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल वैल्यू एडिशन। आप तो $12 अरब की फसलें बेच के फारिग हो जाते हैं। दुनिया तो उसकी शर्ट अभी यूरोप में उसकी जो कपड़े की मुख्तलिफ बनी हुई चीज़ें वो जो यूरोपियन मार्केट है उसमें डोमिनेट कर रही हैं। तो इसी तरह अगर बात अगर गिलगित बल्तिस्तान की आए तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन देखें किसी की तवज्जो ही नहीं है। इन्वेस्ट करें ना आप। अगर आप सर्कुलर डेट का भी मसला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही हल हो रहा है। एक डैम तो आप बना रहे हैं रिसेंट, वो कहते हैं इसने कहा 26 तक, खान साहब ने उसे 28 तक, उन्होंने कोशिशें भी की। अब देखें आप फर्नेस ऑयल पे आप बना रहे हैं, डॉलर झोंक रहे हैं, और फर्नेस ऑयल से बिजली बन रही है, वो आपकी जो ज़रूरत है 20,000 मेगावाट की या 25,000 मेगावाट की इंडस्ट्री को मिला के बनी है। तो फर्नेस ऑयल आप झोंकते हैं तो आपका सर्कुलर डेट बनता है, आपके डेफिसिट बनते हैं, आपके फिजिकल डेफिसिट बनते हैं। तो उसी तरह अभी तक आपने डैम बनाने चाहिए थे, वो भी मसला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही है। आपका सर्कुलर डेट अगर आप कम करें या एनर्जी की जो ज़रूरत अराउंड 10,000 मेगावाट यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, वापस आते हैं नाजरीन। और गिलगित बल्तिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से और कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पर हम लगाकर बहुत से मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान की पोटेंशियल के हवाले से बात कर रहे थे, और हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं हम गिलगित बल्तिस्तान में लगा सकते हैं मगर नहीं लगाते और ना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी हवाले से बात जारी थी। शम्स साहब, आपने जिस तरह इम्पोर्ट की बात की कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अब ले रहे हैं बजाय देने के, तो इम्पोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का तवाज़ुन जो है वो हमें कायम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? अगर ये तवाज़ुन नहीं कायम होता और ज़्यादा बिगड़ता जाता है तो किस किस्म की सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ सकता है? सिचुएशन का मेजर जो इम्पैक्ट होता है अगर इम्पोर्टेंट तो इसे आप ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, और ट्रेड डेफिसिट अल्टीमेटली इम्पैक्ट करता है कि आपके अगर डॉलर बाहर जा रहे हैं, डॉलर का आसान सा फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर डॉलर एग्जिट कर रहे हैं ज़्यादा तो ये प्रेशर बढ़ता है आपकी, ज़ाहिर है आप ये गैप जो ही बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, आप डॉलर बाहर ज़्यादा दे रहे हैं। आप जब डॉलर बाहर ज़्यादा देंगे तो डॉलर का 192 पे है, तो ये अगर 200 की तरफ सफ़र करेगा, अल्टीमेटली आपने जो फॉरेन डेट लिए वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। वो जब इंक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास डॉलर कम होंगे। उसके बाद आपको सेकंड चीज़ है दुनिया की जो मैशत की जिसे आप ब्लड लाइन कहें वो पेट्रोल है आपका। जब आप किसी को चेक करते हैं किसी मुल्क को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसका क्या होता है? श्रीलंका को उन्होंने चेक किया, उसे पेट्रोल चाहिए था, पेट्रोल आया, जहाज़ आया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है ख़रीदने के लिए। उन्होंने 2-3 बार चेक किया, अल्टीमेटली उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिए। किसी ने कहा कल हमारे ऑफिस में बात हो रही थी जी वो श्रीलंका वाले क्यों नहीं यूज़ कर रहे, उनकी इतनी बड़ी टूरिज़म की इंडस्ट्री है, अल्टीमेटली उनके बड़ा मतलब दुनिया में अट्रैक्शन है, उनके सॉइल बड़े खूबसूरत हैं। मैंने कहा कि अगर जहाज़ नहीं चलेगा, अगर लंदन, यूके, जिधर से भी आप कहें, या साउथ ईस्ट पाकिस्तान से सियाह किस तरह जाएगा? जहाज़ चलेगा तो आ जाएगा, उसका अपना जहाज़ चलेगा, मुल्क भी उसी तौर ही रिलेशन रखते हैं। जब इंटरनली ट्रेन चलेगी, जब बस चलेगी, होटल है, आपकी बिजली आएगी, तो तब से आएगा ना, कहाँ से आएगा? तो जो ही एनर्जी का लेवल आप में सख्त ख़त्म हो जाती है पेट्रोल, तो उसके बाद आपका मुल्क जो है यूं बैठना शुरू हो जाता है, और आपका तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं। देखो यू आर ए न्यूक्लियर स्टेट, मैं कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वी मस्ट बी रियलिस्टिक नाउ एज अ नेशन। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अल्लाह पाक देखें अमाल पे देता है, और मैं एज अ पर्सन और हम सारे अपने अमाल का जायज़ा लें तो हमारे अमाल कोई ऐसे भी नहीं है कि हमें उस तरह मदद आए जिस तरह जी जंग ओहद में आती थी, या अंबिया की होती थी, या सहाबा की होती थी, या मुख्तलिफ जो
जो अस्तियाँ हैं बड़ी बड़ी जिन करबला पे उन पे। तो अब मुख्तसर कहने का मकसद ये है कि हमारे अमाल भी नहीं, हम इतना रिलाई करते हैं। देखें दुनिया में जो नेशंस हैं, हम जिन्हें कहते हैं कि गैर मुस्लिम मुल्क हैं, मेहनत करें, अल्लाह पाक उन्हें भी दे रहा है, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस उठी हैं। तो अल्टीमेटली हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत का तो रिवॉर्ड है ना जी। कंक्लूजन ये है कि सर आप ये हम कह रहे थे बचपन से, सारे हंस जाते हैं कि हम जी बचपन से सुन रहे हैं कि जी ये मुल्क बड़े नाजुक तरीन दौर से जा रहे हैं, लेकिन ये मुल्क तबाही की तरफ जा, मैं अल्टीमेटली आपको, और ये रियलिस्टिक ये उस साइड पे जा रहा है कि जहाँ के पास आपके पास वापसी का चांस नहीं है। आपके जिस तरह कर्जे बढ़ रहे हैं, और इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आएगी। सर ये फरमाइएगा कि जैसा आपने भी अभी फरमाया, करंट अकाउंट डेफिसिट देखें हाई है, सर्कुलर डेट देखें हाई है, कंजम्पशन पावर को देखें वो कम होती चली जा रही है, एनर्जी क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम जूं का तू है, बल्कि हम कहें कि खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो सर ये फरमाइएगा कि ये तमाम बड़े मसाइल हैं, तो इन मसाइल को डील कैसे किया जाए? क्या ऐसे प्लान्स हो सकते हैं जिनके ऊपर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशंस की जाएं ताकि इन तमाम सिचुएशंस पर निकलना तो मुश्किल है, काबू किसी हद तक हो सके? देखिए, एक तो एब्स्ट्रैक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, एक कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट में बात यह है कि सबसे पहले हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, इंडिविजुअल से लेकर स्टेट इंस्टीट्यूशन तक का हो या हमारा जो इशराफिया उस तक, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आम आदमी तक अगर हम रोड पे निकल जाएं तो भी अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। हम एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर रहे, हम एक दूसरे को किसी जगह देखना नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम अपना पोटेंशियल नहीं देखते, लेकिन हमें हवस है ओहदों की बड़े बड़े। हम ये देखें कि एहसन साहब अगर एक काम मुझसे बेहतर कर सकते हैं तो हमें एक मॉरली भी हम पे बाइंडिंग है कि हम इस बंदे को काम करने दें, लेकिन हमारी अप्रोच ये है कि जी आपको पता हो ना हो, आप उस जगह तक जाना चाहते हैं। यही चीज़ हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी यही चीज़ हो रही है कि आप में उनमें अदम बर्दाश्त नहीं है, क्लैशेस हैं आपस में, स्टेट के जो फंक्शनरीज हैं उनमें हैं, इंस्टीट्यूशंस में। अल्टीमेटली हमें एक मायदा इमरानी, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आना पड़ेगा। हमें नो कंप्रोमाइज़ उस पर कि हमारी कोई भी, सबसे अगर मैं सिंपल अंदाज में समझाऊं तो ये जो हुकूमत है इसको टेनओवर पूरा करने दिया करें। उधर से पहले नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, इन्हें समझ नहीं आई एक साल तक क्या हो रहा है, ये यूं कश्ती घूमती रही है लहरों पे। अब ये आए हैं, ये बड़े मास्टर इन्हें शुमार होता था, बड़ा तजर्बा है, लेकिन इन्हें नहीं समझ आ रही है। रीज़न इज़ डैट कि इकॉनमी जो होती है इसे कंटिन्यूटी चाहिए होती है, पॉन्जी गेम की तरह। एक ईंट निकालेंगे पूरी दीवार गिरेगी और दोबारा बनानी पड़ेगी। अब वही बात है कि आप एक पौधा लगा रहे हैं और उसको रोजाना निकाल के देख रहे हैं कि यार ये इसकी जड़ें किधर तक जा रही हैं, क्या हुआ यार, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो ये वही मिसाल है। ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट के बर्दाश्त है, आपके सब्र है और एक दूसरे को बर्दाश्त करके बाकायदा इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलने दें और चलने दें। और जिन लोगों को सिस्टम की नो आओ नहीं है, जो हमारा, जिसे मैं कहूँगा कि हमारा मुक़्तदरा है, उसका ये कप ऑफ टी नहीं है, उन्हें ये चीज़ें नहीं समझ हैं। उन्होंने जाल में फंसाया कि यार ये इकॉनमी हम ऐसे कर जाएंगे, यूथ का इनकलाब आ जाएगा, ये भी हमारी भी एफिलिएशन होगी। नहीं, अभी फिर भी वो कह रहे हैं हम दोबारा इनकलाब लाने के लिए तैयार हैं। अब सेकंड में इन्होंने कहानी डाली, अब इन्हें नहीं समझ आ रही। उन पे सारी तनकीद किधर हो रही है आपको भी पता है, इस दौर में उधर ही हो रही। आप बगैर किसी की बात सुने लोगों को इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलने दें। आप जो है आपका इलेक्शन सिस्टम इसे फ्री एंड फेयर बनाएं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये लीट इकॉनमी है और कभी भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया या आपका जो इशराफिया है ये मुल्क और आपको ये चीज़ें नहीं बना के देता। उनकी बड़ी अवस होती है, उनका एम्बिशियस होता है। आप पीटीआई के लोग देख लें, 2-3 जो खान साहब ने आउट किए अपने करीबी दोस्त, रीज़न क्या था? उनका अवस है। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट खरीद के लाते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज खरीद के अपने बंदे पेश करते हैं, साडा बंदा है। उन इस तरह करो कि हमें छूट दो, हमें चीनी पे सब्सिडी दो। उनकी फिर डिमांड्स होती हैं, वो हुकूमतों को नहीं चलने देते। कहते हैं कि आप एक शुगर माफिया पे हाथ डालोगे, तो आपकी हुकूमत गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि 84 शुगर मिल्स जो हैं उसमें से 72 to 70 आपके सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस। फिर इसका मतलब है कि माफियाज को छोड़ दिया जाए? क्या करना है? नो, मैं ये नहीं कहता माफियाज को। आपको मिडिल क्लास को आगे लाएं, सिलेक्शन सिस्टम को ठीक करें।
जो कि हमें कहीं नजर नहीं आया, जो कि हमें कहीं नजर नहीं आया, बल्कि हमने वही देखा। अगर तब्दीली के नाम पे भी बातें की गई तो हमें वही देखने को मिला जो पहले होता रहा, और फिर जो अभी दोबारा से हम देख रहे हैं वो तो है ही ग्रुप ऑफ क्रोनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं, उसके बाद बंदर बांट करते हैं और लोग कहीं और रह जाते हैं। वोट, जिसे वोट की इज्जत दो उसे सही मानूं मैं वोट की इज्जत। अच्छा, ये फरमाइए कि वोट की इज्जत की आपने बात की और महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर पिछली हुकूमत में महंगाई बढ़ी है जैसे कि मौजूदा हुकूमत ये कहती रही है, तो कोई प्लान नजर आता है इस हुकूमत के पास कि ये महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे? सर अल्टीमेटली महंगाई का क्या आपका प्लान किस तरह हो सकता है? ये मैं कहता हूं कि फिर आपको कह रहा हूं कि सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। सर ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पड़ेंगे, ये महीनों दो की ये गेम नहीं है। एक तो होता है कि आप इकॉनमी बहुत बड़ी हो, जिस तरह रीजन में आप इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, उसके अलावा साउथ ईस्ट की इकॉनमीज हैं कि जो कि $1-2 अरब मुश्किल वक्त में फेंक देते हैं कि यार सब्सिडी दे दो लोगों को, उनको असर ही नहीं पड़ता। आपका टोटल $10 बिलियन है, अगर $3 बिलियन सऊदी अरब का और 3-4 आगे दोस्तों का निकालें तो आपके फॉरेन रिजर्व $2 बिलियन पे पड़ेगा। तो आप किसी को क्या सब्सिडी देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट ईमानदारी से पूरी एक सस्टेनेबल, एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग बनाएं और एक दूसरे को छेड़े ना। जो चीज़ें कोई अच्छा कर रहा है उसे कंटिन्यू करें। सबसे अहम चीज़ है कि आप अपनी एग्रीकल्चर को रिवाइव करें, किसान को पैसे दें, जदीद मशीनरी लाएं। दो बातें होंगी, एक आपकी आमतौर पे फूड इन्फ्लेशन अगर आपकी कम होगी तो आपका जो प्रेशर है, आपका इंपोर्ट प्रेशर भी कम होगा, उससे डॉलर्स भी आप कमाएंगे। इंटरनली फूड इन्फ्लेशन भी कम होगी। मेजरली फूड इन्फ्लेशन ही होती है जो आपकी, आप बैरूनी $20 बिलियन अराउंड फूड की जो आइटम्स हैं वो सारी मंगवा रहे हैं। तो ये है प्लानिंग। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज़ों, यानी कि जो आपने चीज़ें बिगाड़ी हैं उनको संवारने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। आप एक पेपर दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन आपने पीछे कोई तैयारी नहीं की, आपकी जो बेस है वो ठीक नहीं थी, आपने मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ा, आपने लैंग्वेजेस अच्छी नहीं पढ़ी। अब आप कह रहे हैं कि इस महीने में मैं रात दिन जागूंगा, ये पॉसिबल नहीं होगा कि इस महीने, लेकिन आपको फिर रिव्यू करी चीज़ें वापस आना पड़ेगा, बेस बना के उठना पड़ेगा। ये कोई फार्मूला नहीं है इस तरह का, हिट एंड रन का फार्मूला नहीं है जो आप, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। तो ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। गिलगित बल्तिस्तान किस तरीके से हमारी जो इकॉनमी है उसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? तो शम्स अब्बासी साहब, जैसा आपने एग्रो इंडस्ट्री के हवाले से बात की कि हमें बहुत से फूड को प्रिजर्व करके और उसकी शेपिंग को बहुत अच्छा करके पेश करके बाहर ममालिक में भेजना चाहिए, जो कि हमें नज़र नहीं आया। अगर हम सियाहत के हवाले से बात करें तो सियाहत का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, लेकिन हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। पिछली जो हुकूमत थी, जिसे गए हुए भी कुछ महीने ही हुए हैं, तो वो भी ये बात बार बार करते थे कि जी हम सियाहत के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सियाहत उनका नारा था। अभी जो आने वाली है वो भी ये कहती है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल, देखें सियाहत दो तरह की एग्रीकल्चर, एक है इंटरनल, आपका जो खुशहाल तबका है, पंजाब का हो गया, सिंध का हो गया, बड़े सिटीज़ का, ये मूव करे आपके जो है पेरीफ्री सेक्टर्स या जो टूरिज्म सेंटर्स हैं इनकी तरफ मूव करे। दूसरा फ्लैक्स आउटर आए, बाहर से आए। आप देखें, आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में इस वक्त जो बड़ी बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, मैं यूरोप से हट के मैं मिसाल साउथ ईस्ट की दूंगा। आपका वियतनाम जो आप ही की तरह की इकानमी था, आज जो है वो अराउंड $300 बिलियन उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, फॉरेन रिजर्व अराउंड उसके 150-200 बिलियन आ रहे हैं। एक आम से इकानमी, पिटा हुआ मुल्क जिसे यूएस अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि हमारी इकॉनमी जब सस्टेनेबल होने लगती है तो और फिर अगर हम उसमें काबू नहीं कर पाते तो हमारा एक नारा भी होता है कि बैरूनी कुव्वतें जो हैं वो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। क्या ये ऐसा कोई नारा भी है या नहीं? क्योंकि बहुत से ममालिक हमारे जैसे ही थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इधर ही दो चीज़ें बयान करूँगा। एक ये है कि यही जो वियतनाम है, इस पर अमेरिका ने बमबारी की, कॉर्पोरेट बमबारी की, अराउंड 75 को ये वापस गए।
85 तक इनके रिलेशन, आप किसी मुल्क के साथ आप जंग करके जब वापस जाते तो क्या रिलेशन होते हैं उस मुल्क के साथ। इनकी कुछ रिलायबिलिटी चाइना के साथ भी रही। उनके सफ़ीर ने जो यंग एम्बेसडर उसने मुझे खुद बताया कि 85 में जब मैं स्टूडेंट था, मेरे वालिद एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे, हमारे पास खुराक बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारे पास खाने के लिए दाना, चावल, रोटी नहीं थी। एक कहत होता है, एक होता ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। उसने कहा 10 ईयर प्लान बना के 95 तक ये चावल के दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर बन गए, देने लगे दुनिया को चावल 10 साल में। कहते हैं पॉलिसी है, अब 10 ईयर्स के प्लान बनाए, उसमें निकले। एग्रो उठाया 2000 तक, आज वो यूएस की मार्केट में सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर है। मोबाइल यूएस वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस क्या इनकार कर रहा है कि मेरी मार्केट में आप चीज़ें ना लाओ? उनके आपस में मसाइल हुए, ये चाइना का लाई रहा। चाइना जो है, चाइना का लाई रहा, जो भी आप, फिर भी चाइना की इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया पे छाई है। चाइना का देखें लार्जर इकॉनमी है दुनिया में, और वो अकॉर्डिंग टू देखें वो एज अ नेशन काम करती है। देखें पूरा उन्होंने नेशन एक डाल ली है, पूरी एक नज़रिए में, और वो जियो इकॉनमी में बिल्कुल कॉलम में डले हुए हैं। अब जो इंटरनेशनल पावर की इंटरफेरेंस है तो ये कोई मुख्तलिफ नहीं होती। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंट्री पॉलिटिक्स, गांव में आप मिसाल लें, आप शहर में आपकी जो फैमिली होती है उसके अंदर एक कमज़ोर बंदा हो जाए ना, तो आमतौर पे लोग सिचुएशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, उससे उनकी कोशिश होती है कि इससे कोई निकालें, अगर इसकी कोई ज़मीन है तो हम सस्ते दामों ले लें। ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। और जो लोग सस्टेन करना चाहते हैं, जो अपने कदमों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपना एक सोसाइटी में मकाम, तो उनको कुछ चाहते हुए भी, कोशिश करते हुए भी उनको नहीं डिच। बेसिकली ठीक है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, हमारे दुनिया के साथ मसाइल हैं, दुनिया चाहती है। देखें ग्वादर पोर्ट है ना, जिसका मसला है आपका कि मतलब चाइना को साउथ ईस्ट सी है जो, उसमें चाइना को वो कंटेन, जिस तरह रशिया को वो उन्होंने आयरन कर्टन किया था, कंटेन करके दुनिया की मार्केट से, वो चाइना के साथ सेम यही करना चाहता। आपने चाइना को ऑप्शन दे दिया कि अगर आप साउथ चाइना सी से ब्लॉक होते हो, जो उनका बड़ा ट्रेड रूट है, जिसमें इंडिया की भी कंसंट्रेशन है, यूएस की पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक है, आपने उन्हें मुतबादिल आपने उन्हें दे दिया, ग्वादर दे दिया आपने उन्हें। लेकिन दुनिया ने स्टैंड किया ना उसके मुताबिक अपनी इकॉनमी। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं ना तो आपको उसी के मुताबिक, वो कहते हैं कि जब आप ऊंट रखते हैं तो फिर दरवाजे भी तो ऊंचे रखते हैं ना। अब दरवाजे ऊंचे ये रखने थे कि आपने अपनी इकॉनमी पे भी तो काम करना था ना, कि आपको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। उन्होंने दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से चीज़ें मांगी उस तरह की। ईरान रेवोल्यूशन बहुत बड़ी मिसाल है। मुसद्दिक को उन्होंने टॉपल डाउन किया, शाह ईरान आया तो अब जब इमाम खमीनी जब आए, जब 1997 में, उनके साथ अच्छे स्कॉलर थे, अली शरीती थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, और एकदम इराक ने उस पर वार मुसल्लत की। वो 10 ईयर 79 में ऑनवर्ड सदाम ने हमला किया 88 तक। और ह्यूमन शील्ड कहते हैं कि ह्यूमन शील्ड के वो इंसान आगे खड़े हो जाते थे जब वो फायर करते थे। मतलब ये कौम का रेजिलियंस की हाइट है कि वो अपनी जानों पे उन्होंने वो, लेकिन उन्होंने रेवोल्यूशन है उसे लोग कोई इत्फाक करते हैं, कोई नहीं करते, लेकिन उसने नेशन ने कहा कि ये हमारी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन उन्होंने सस्टेन किया। आप पे प्रेशर क्यों आ रहा है? जो जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं, जिसे दुनिया की आयल नेक कहते हैं, ईरान के पास है ना, जहाँ दुनिया की तकरीबन 80% जो ट्रेड की जो अपना क्या होती है, जो ट्रेड होती है हुर्मुज़ से गुजरती है। हुर्मुज़ छोटी सी ट्रेड नेक कहते हैं उसे दुनिया की, लेकिन यूएस के भी उसकी जानब बढ़ते हैं। कोई बात होती है वो तो यूं उड़ाते हैं उनके ड्रोन त्यारे। वो एक रेजिलियंस है, नेशन खड़ी हो गई है। आपने फैसला करना होता है, एज अ नेशन आपको खड़ा होना होता है कहीं ना कहीं। आपको दुनिया के साथ भिड़ना नहीं होता, आपको दुनिया के साथ आपको जो है ना टेररिज्म, आपको धमाके नहीं करने होते, डिप्लोमेटिकली मूव करना है, डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज। अब ईरान ने किसी पे हमला किया जो इनका ख्याल था कि ईरान पता नहीं इस्लामिक ईरान होगा तो ईरान खा जाएगा दुनिया को। ईरान ने कभी किसी मुल्क पे, मेरा नहीं ख्याल है, हमला किया है। बॉर्डर जो है वो क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके क्लेम्स होंगे, इराक के साथ क्लेम्स होंगे, लेकिन उन्होंने किसी मुल्क पे भी हमला नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे इंटरेस्ट है
हम उस पर कायम हैं, हम इस पर दुनिया की किसी की आपके प्रॉब्लम्स है, आपकी एलीट में जो लोग हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये बात कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं से आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं बाहर उन मुल्कों में, यूके में, यूएस में, वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, इंटरेस्ट जो है वो मैनिपुलेट। और आपके एलीट के जो लोग हैं, देखें एक लीडर होना चाहिए, आपका एक लीडर हो जो डिसीजन ले कि नेशन ने इधर जाना है तो नेशन मस्ट बी गो देयर। उसमें ये नहीं कि कोई अंदर से कोई बंदा उठे और वो आपके पूरे प्लान को इधर से उधर कर दे। आप एक कैंप में जा रहे थे, आप एक बड़ी ताकत के साथ मिल रहे हैं, ऑलरेडी सीपेक पे काम हो रहा है और आपने एक नया शोशा छोड़ा कि नहीं जी नहीं, ये आपने भिड़ना किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन आपने अपने इंटरेस्ट को लाजमी वाच करना है, इंटरेस्ट को सामने रखना है। और बहैसियत पाकिस्तानी सिस्टम में इंडिविजुअल जो है ना, जो इंडिविजुअल हैं, जो मैं कहता हूँ इंडिविजुअल हैं, जो एक बंदे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, सिस्टम जो है वो वीक है, सिस्टम वीक हो चुका है और उसको एक लीडर भी चाहिए। अच्छा शम्स साहब, यहाँ पर मैं एक और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक बुनियादी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हमने बहुत इन डेप्थ बात की कि बहैसियत कौम हमें खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम दुनिया के साथ जितने भी मसाइल हैं और हमें जितने भी मसाइल हैं उनके साथ हम निबरत आजमा हो सकें। सर, मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा, जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, सियाहत और मईशत पर कितना असर देखते हैं? क्योंकि अब ये हालिया देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान के हालात को और वहाँ पे जो ग्लेशियर्स पिघलने की वाली सूरत हाल देखने को मिली, तो ये सियाहत और मईशत पर कितना असरअंदाज हो सकते हैं और हो रहे हैं? देखें, एक तो पूरा ओवरऑल दो तीन जगह बड़ी दुनिया में डेंजर में है। ये वो जोन है कि सम मोर वी कैन से रिस्की जोन, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं या ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें जो जिन रीजन्स को दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है वो ये है और साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ समंदर है, पीछे उनकी इंडस्ट्री लगी हुई है पैसिफिक कंट्रीज़ की, और वो अपनी इंडस्ट्री, अपना जो उनका जो मवाद है, जो इंडस्ट्रियल मवाद है, वो समंदर में फेंकती है और समंदर की सतह बुलंद हो रही है। इसमें सबसे बड़ा जो डेंजर में मुल्क था 1960 तक, वो कहते हैं आपका मालदीव डूब रहा है, ठीक है। उसी तरह कह रहे हैं कि 1950 तक आपके ये ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे हिमालय वाले पीछे। तो आपने अगर बाकायदा इसको पानी जो है आपका, आपने रिजर्वायर नहीं बनाए, आपने डैम्स नहीं बनाए, आपने मुतबादल स्ट्रेटजी नहीं दी, तो आपका एग्रीकल्चर ख़त्म होगा। अल्टीमेटली वी आर दी एग्रीकल्चर नेशन। हम तकरीबन रीजन की भी फूड बास्केट कभी या दुनिया की फूड बास्केट होते थे, तो सबसे लेकिन अब नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि आपकी इकॉनमी क्या गिरेगी, कहत की पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप पीछे दरख्त लगाएं। उसके बाद यही जो इकॉनमी है, आप देखो दुनिया में मुख्तलिफ डेंजर्स है। अब उनको कहा गया है इनको मिडल ईस्टर्न नेशन को, जिसमें यूएई हो गए या आपका सऊदी अरब, उन्हें कहा गया कि जी आपका पेट्रोल जो है ये अराउंड 1940-50 में ये जो रिजर्वायर हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये रिजर्वायर ख़त्म नहीं, दुनिया मुतबादल एनर्जी की तरफ, फ्यूल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो पेट्रोल की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। आप क्या, अब वो एजुकेशन, आप वो क्या करें, बड़े बड़े सिटीज़ बना के एजुकेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, टूरिज्म को, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा। और गिलगित अब जो पोटेंशियल है 20 ईयर इसको यूज करके तो इसका मुतबादिल बनाने की कोशिश, बहुत से मुतबादिल जराए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और वहाँ पर बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज करके हमारी इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है, हमारे सियाहत के शोबे को बेहतर किया जा सकता है, हमारे जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसके हवाले से हम बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी तरफ कोई निगाह नहीं कर रहा। अगली बार फिर हाजिर होंगे गिलगित बल्तिस्तान के किसी सुलगते हुए मसले के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।